वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर। वाह, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक का नंबर 10 सदिश बीजगणित। चैप्टर नंबर 10 सदिश या वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर या सदिश आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो राशि के पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है, परिमाण के साथ में दिशा होती है, वो जो कहलाते हैं सदिश कहलाते हैं। मान लीजिए ये एक ए बी है, अभी ये स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है। अगर यहाँ पे दिशा भी मेंशन कर दी जाए तो अब ये कैसे हो जाएगा, सदिश। ठीक है, और इसे शो करने का तरीका रहेगा ए वेक्टर। किसी भी सदिश के परिमाण को किसी भी सदिश के परिमाण को शो करते हैं, सदिश के परिमाण को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, परिमाण। अब यहाँ पे अगर बात की जाए सिंपल आर वेक्टर को शो करने की, जो कि 3D में भी करते हैं हम, तो बोलेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए आई जे के यूज किया है। अब अगर इसके परिमाण को निकालना हो तो आर वेक्टर का परिमाण हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, परिमाण निकालने का तरीका आकाश, आई कैप के साथी का वर्ग प्लस जे कैप के साथी का वर्ग प्लस के कैप के साथी का वर्ग। अगर ये 2D में होता तो एक्स और वाई आता, 3D में है तो एक्स वाई जेड तीनों आएंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात रहेगी। अब कोई भी स्थिति सदिश अगर हमें शो करना हो, कोई भी स्थिति सदिश या इंग्लिश में बोले पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश हमें शो करना हो तो कोई रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। हम लेते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसके लिए हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु P तक तो कैसे शो करोगे, ओ पी वेक्टर। ठीक है, और इसका तरीका क्या होगा, तरीका होगा P वेक्टर माइनस ओवर, क्या बोले, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम बिंदु P है, हाँ बिल्कुल वैसे ही है। ये 10वां और 11वां पार्ट एक दूसरे से मिक्स बना हुआ है। ठीक है, तो अगर स्थिति सदिश शो करना है तो ओपी वेक्टर मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, ए बी वेक्टर बोला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने मूल बिंदु ओ लिया है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। अगर मान लो आपको बोला गया ए बी वेक्टर तो आप क्या बोलोगे, बी माइनस ए, लेकिन हम रेफरेंस से लिखते हैं तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। मूल बिंदु रेफरेंस पॉइंट के लिए काम आ रहा है। बी माइनस ए है, बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन में वही होगा, बट लिखने के तरीके में हम ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हाँ रेफरेंस पॉइंट से मान रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला कोई भी चीज मेजर करनी है, मान लो यहाँ से मैंने ये बोला आपको कि कोई लोकेशन है, सपोज जगतपुरा यहाँ से कितना दूर है, तो किसी पॉइंट से तो नापोगे ना जगतपुरा को, रेफरेंस पॉइंट से नापोगे। किस डायरेक्शन में है तो भी रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, आप यूं खड़े हो तो फिर डायरेक्शन कैसे है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, कौन सी डायरेक्शन में है। तो सिंपल, जब भी वेक्टर की बात आती है तो अगर कोई वैल्यू बोला गया ए बी वेक्टर है तो फाइनल माइनस इनिशियल शो करने का तरीका है। ठीक है, और साथ में रेफरेंस पॉइंट ओ बी माइनस ओ ए लिखिए। ओके, अब इसके बाद आता है सदिशों के प्रकार, जो आप जरूर पढ़ लेंगे, एक बार बुक में लिखे हुए हैं। शून्य सदिश, शून्य सदिश मतलब क्या होगा, जिसका प्रारंभिक और अंतिम मतलब परिमाण जीरो, परिमाण जीरो मतलब वो क्या होगा, डॉट होगा। इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों समान होंगे, यहीं से प्रारंभ हुआ यहीं पे खत्म हो गया, तो इसका परिमाण तो हो गया जीरो। ठीक है, और वेक्टर हो गया, तो इसलिए शून्य सदिश। मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर, बोलो क्या होता है, मात्रक सदिश, और बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अगर बोला जाए, इसको कैप लगा के शो करते हैं, ए कैप ए वेक्टर बटा उसका परिमाण, सदिश बटा उसका परिमाण। हाँ, जिस भी सदिश का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, सदिश बटा
सदिश का परिमाण। और अगर बोला जाए ए कैप का परिमाण, खुद का परिमाण कितना होता है? खुद का परिमाण होता है ए कैप का, पता है? बिल्कुल, यूनिट का मतलब ही एक होता है, यूनिट वर्ड का मतलब ही एक होता है। तो खुद का परिमाण कितना होता है? 1। किसका? यूनिट वेक्टर का। जब भी कैप आ गया, मतलब अगर आपको बोला गया आई कैप का परिमाण बताइए, 1, जे कैप का परिमाण 1, के कैप का परिमाण 1, किसी का भी परिमाण बोला जाए, अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका परिमाण 1 होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं सह आदिम सदिश। सह आदिम मतलब एक ही प्रारंभिक बिंदु, सह आदिम, ध्यान रखना है, और ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। सह आदिम मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। हाँ, दिशा किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ये आ गया और ये आ गया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, अतः ये क्या होंगे? सह आदिम सदिश। ठीक है। प्रारंभिक बिंदु समान, सह आदिम। संरेख सदिश। संरेख क्या होते हैं भाई? संरेख सदिश मतलब होगा एक ही सरल रेखा के समांतर हो, आपस में समांतर हो, उसे बोलेंगे संरेख सदिश। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऋणात्मक सदिश। दिशा उल्टी हो जाए, ठीक है, परिमाण समान हो, दिशा उल्टी हो जाए। जैसे कि ऋणात्मक में ये लिख सकते हैं अपन, ऋणात्मक ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर माइनस। समान सदिश दोनों बराबर हो, दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो, समान सदिश। और ऋणात्मक सदिश दिशा उल्टी हो जाए। बस हो गया। चलिए अब आ जाओ भाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पे। पहले तो एक बार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है अभी, ये जनरली थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ है आपके उदाहरण में। ठीक है। अगर बात करें अपने, तो ये हो गया अपने लिए पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इससे अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए मैंने बनाया है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। हो गया क्या नहीं हुआ देखो। एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। पहली एक्सरसाइज में इतने इसी से काम हो जाएगा, जो अपन ने लिखा है उन सब से काम हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का। तो ये आ गया, ये है 30 डिग्री, उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री, और इसका परिमाण कितना है भाई? 40 किलोमीटर। ये ओ, ये पी। बस आरेख बनाना है तो ये लिख दिया। आरेख के साथ में हम ये भी लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर का परिमाण है 40। आ गया पहला क्वेश्चन। सेकंड, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है। सेकंड है सदिश और अदिश बताना है। पहला वाला दूसरे में सदिश हो गया, थर्ड अदिश, फोर्थ अदिश, फिफ्थ भी अदिश। स्केलर, सारे स्केलर है, केवल वेक्टर है। सेकंड एक तो, और एक है सिक्स। सिक्स कैसे? त्वरण है 6 मीटर पर सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण फिजिक्स के हिसाब से। और त्वरण जो होता है वो सदिश क्वांटिटी होती है। तो सेकंड और फोर्थ, सेकंड और सिक्स्थ है सदिश या वेक्टर क्वांटिटी, बाकी सारी स्केलर क्वांटिटी। डन। अब आ जाओ भाई थर्ड पॉइंट पे, वेग और बल। वेग क्या होता है? विस्थापन का हिसाब किताब होता है ना, सदिश। बल, बल भी सदिश होता है। एफ वेक्टर इक्वल टू एम, एम ए लिखते हैं अपन, है ना। और कोई थोड़ी है, बस। तो थर्ड और फोर्थ, दूरी, अगर विस्थापन होता तो सदिश होता, विस्थापन सदिश में होता है।
हाँ, दूरी अदिश राशि। तो मेरे लिए थर्ड और फोर्थ सदिश, बाकी सब अदिश। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए, मतलब ये फिजिक्स ही थे। नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 में बोला है सह आदिम जिसका प्रारंभिक बिंदु समान हो ऐसे दो वेक्टर। देखो मेरे हिसाब से ए वेक्टर और डी वेक्टर, बोलो। सह आदिम जिसका प्रारंभिक बिंदु समान हो, ए वेक्टर और डी वेक्टर के देखो, ए एंड डी, सही है। और कोई बैठ रहा है क्या? सी का इधर है, बी का इधर है, और कोई भी नहीं बैठ रहा। तो प्रारंभिक बिंदु समान है, ए वेक्टर व डी वेक्टर दोनों सहआदिम हो गए। दूसरा समान, समान मतलब दोनों के परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो, ए और सी। उल्टे हैं क्या? तो बी और डी है फिर। ठीक है, बी और डी है भाई। तो ए और सी क्या है फिर? संरेख। ठीक है, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। दे दो भाई सत्य असत्य, खेल लो, टाइम पास क्वेश्चन है। ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख हैं, होते हैं, क्योंकि दोनों बस डायरेक्शन उल्टी होती है ना, समांतर होते हैं। उसके बाद दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, नहीं। एक लंबा, इस तरीके से भी तो होते हैं, एक ये छोटा और एक ये छोटा। दूसरा गलत। तीसरा, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, नहीं। समान परिमाण वाले क्यों? दिशा भी तो, दिशा उल्टी नहीं, ये जरूर थोड़ी समांतर ही होंगे, लंबाई तो समान है। ये एक ऐसे दे दिया, ठीक है, एक ऐसे दे दिया, और एक इसी लाइन में ऐसे दे दिया। अब ये हमें बोला गया ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है, तो संरेख थोड़ी हुए, समांतर नहीं है ना। समान परिमाण वाले दो संरेख, नहीं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब गलत है, सिर्फ पहला सही है, संरेख है। प्रश्नावली खत्म। ठीक है, आगे ये डायग्राम तो बनाना आ गया, आरेख उत्तर से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो 10.1 खत्म। बढ़िया प्रश्नावली थी, जल्दी से अंतिम अवस्था की ओर पहुंच गई। अब ऐसा ही बचा है सिलेबस, तुम भी बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है बस। हाँ अब तुम्हें पढ़ना शुरू कर देना है बस, और एक बार किताब जल्दी से दिवाली के पहले किताब निपटू के तैयार हो जाओ, जिससे क्या है 100 की तैयारी हो जाए फिर। चलो भाई, अब आ जाते हैं अगले पे, सदिशों का योगफल। वैसे तो फिजिक्स में किए हैं सब, फिर भी वापस कर लेते हैं अपन, सदिशों का योगफल। मान लीजिए एक सदिश है ए वेक्टर, ठीक है, और एक सदिश और दिया है बी वेक्टर, ठीक है, ये दिया हमें, अरे दिया हुआ है ऐसे मान लीजिए, ये लिया, ये बी वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों का परिमाण, जो परिणामी है वो निकालना है अपन को, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, ठीक है। अगर दोनों का परिणामी निकालना, देखो एक तरीका होता है आपका, जिस तरीके से रखे हुए वैसा का वैसा ले जाके जोड़ दो और त्रिभुज का नियम लगा दो, है ना, फिजिक्स में वैसा यूज करते हैं। अब यहाँ पर जब ये दो, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो इनका परिणामी क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। भाई एक कह रहा है इधर चलो, एक कह रहा है इधर चलो, तो परिणाम कहाँ होगा, कहीं बीच में कहीं आएगा, और बीच में कहीं आगे कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों जुड़ेंगे तो ज्यादा ही होगा ना, परिमाण ज्यादा ही होगा, ये जितना है ये उतना है, और फिर दोनों को जोड़ोगे तो इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो परिणामी आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब चाहो तो इसे अपन
इस तरीके से बंद कर सकते हैं। ये बन गया, ये ए वेक्टर है तो ये भी इधर भी एक वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर है तो इधर भी बी वेक्टर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अगर डायरेक्शन उल्टी होगी तो माइनस में हो जाएगा। तो ये कुछ नियम है। अब जो काम की बात है वो ये है कि घटक कैसे लिखते हैं, वो भी मैंने बता दिया आपको। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अगर किसी अदिश राशि से गुणा किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, वो दुगुना तिगुना चौगुना, अगर दो से गुणा किया है दुगुना, 3 से गुणा किया है तिगुना, 4 से गुणा किया है चौगुना, और अगर 1/2 से गुणा किया है तो हाफ, 1/3 से किया है तो 1/3 हो जाएगा। कोई स्पेशल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे नॉर्मल बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करेगा, बस उसके परिमाण पे असर पड़ेगा, छोटा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोला गया है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। मान लीजिए आपको बोला गया है दो बिंदु हैं P1 P2, ठीक है। P1 है x1 y1 z1 एंड P2 है x2 y2 z2। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना है, P1 P2 ज्ञात करना है हमको। तो P1 P2 एक कंबाइंड वेक्टर P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू, किस प्रकार से लिखा जाएगा? मैंने बोला फाइनल माइनस इनिशियल, P2 माइनस P1 और साथ में रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे इसलिए O लगाया और सदिश। ठीक है। लिखने का तरीका x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 z2। इस प्रकार से P1 P2 वेक्टर को शो किया जाएगा। अगर इसका परिमाण निकालना हो तो अब आकाश बताओ परिमाण कैसे निकालेंगे? अगर P1 P2 वेक्टर का परिमाण निकालना, ये परिमाण कहलाता है। एक मिनट मॉड लगा दिया तो परिमाण हो गया। ठीक है, तू बता। अंडर रूट आई कैप के साथी का वर्ग प्लस, कौन है आई कैप का साथी? कौन है? x2 माइनस x1 का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा परिमाण। परिमाण पूछ रहा था ना कि पिछले वाले चैप्टर में परिमाण कैसे निकालते हैं। B1 वेक्टर का परिमाण निकालना पड़ा था, B2 का निकाला था वहां पे cos थीटा निकालने के लिए। हाँ तो ये भी अकेले ही है, ये अभी वैल्यू की फॉर्म में आएंगे बाद में। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाता है खंड सूत्र, 10वीं वाला सूत्र। अरे सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बस तो वही है, अब पढ़ा है। तो मान लीजिए ये m और n रेशियो में बांटता है। यस वही वाला, m अनुपात n में बांटता है। PQ को R दो टुकड़ों में बांटता है, तो R के R वेक्टर के लिए क्या बनेगा भाई? M याद आया? ठीक है। और अगर बाह्य विभाजन होगा तो बिल्कुल, अगर ये तो हो गया अंतः और बाह्य हो गया तो M
माइनस एन पी अपॉन एम माइनस एन। आगे क्या समझ में? बस ये वेक्टर के फॉर्म में होंगे डायरेक्ट। यहाँ पे क्यू वेक्टर होगा, मतलब ये वाला वेक्टर होगा, सदिश होगा। वो जब क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फॉर्मूला उसी रूप में याद रखो जिस रूप में आपने बचपन में याद किया है। थोड़ा भी चेंजेस होंगे तो ज़्यादा गड़बड़ आ जाएगा। तो सिंपली m1 x2 बोलते थे, तो ये सेकेंड वाला, और ये n वाला फर्स्ट के साथ, मतलब क्रॉस में जाते हैं बटे में m प्लस n, और ये क्रॉस में जाते हैं माइनस आता है बटे में m माइनस n। क्रॉस में जाते हैं m1 x2 n2 इधर आता है। ठीक, बस यही है, सबसे मिलके बनी है प्रश्नावली 10.2। तो चलो 10.2 पे चलते हैं। इन्हीं सबसे मिलके बनी है 10.2। अब ये सारी चीजों को कैसे अप्लाई करना है वो देखें। पहला प्रश्न, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण निकालिए केवल और केवल, ठीक है, हर एक का अलग अलग। पहले वाले का परिमाण अगर मैं एक निकाल देता हूँ, आई प्लस जे प्लस के। अगर मुझे बोला गया ए का परिमाण निकालिए तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। नहीं, हाँ बंद कैसे, आगे कोई दिक्कत नहीं। आई के साथी का स्क्वायर प्लस जे के साथी का स्क्वायर प्लस के साथी का स्क्वायर अंडर रूट में। फर्स्ट वाला है, दो आपको करने हैं। नंबर 2, अब आ जाओ तो नंबर 2 पे जल्दी। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अरे कोई भी लिख दो। एक लिख दिया मैंने 2i माइनस जे कैप, और दूसरा लिख दिया, समान परिमाण बनना चाहिए, ठीक है, ये लिख दिया मैंने i प्लस 2j कैप। इसका परिमाण निकाल के देखो एक बार। दो का स्क्वायर, आई के साथी का स्क्वायर 4, और इसका, लेकिन है तो अलग अलग। उसको यही तो चाहिए था उदाहरण में, आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, केवल टाइम पास पूछा, आपको समझ आ जाए जिससे। क्या बोला है भाई? समान परिमाण, दोनों के परिमाण समान आ रहे हैं और सदिश भिन्न है, अलग अलग सदिश हैं दोनों। इसमें आई का साथी 2 है, इसमें 1 है, इसमें जे का साथी -1 है, इसमें प्लस। कुछ भी करो, नहीं अच्छा के भी चाहिए ना, के जोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2D चल रहा है एक्चुअली। जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ सकते हो, प्लस का 3k प्लस का, अरे 2D चल रहा है, ये चैप्टर ही 2D में चल रहा है अभी के लिए। लिखा हुआ कहीं नहीं आएगा, 3D में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है कौन सा आने वाला है। ध्यान रखना, बस परिमाण समान बनाना है, काम समझ में आ गया ना। तीसरा बोलो, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अब की बार दिशा समान है, परिमाण कुछ भी हो, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये लो। दूसरा दिखा दिया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्या फर्क हुआ? दिशा समान है, परिमाण अलग हुआ है। दिशा कैसे समान है? ये भी x की डायरेक्शन में है, ये y और ये z। अगर 3D में लिख रहे तो, और ये भी देखो प्लस पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, सेम टू सेम है। या फिर यूं बोल सकते हो 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और बोलिए। अरे ऐसे लिख दिए, एक लिखा i प्लस जे प्लस के, दूसरा वाला 3 से गुणा करके लिख दिया, 3 से किया ना, मतलब हाँ 3 2 3 कुछ भी करके। हाँ अगर यहाँ j में माइनस है तो फिर यहाँ भी माइनस लोगे, k में माइनस है तो फिर यहाँ भी माइनस लोगे, बस उस तरीके से। हाँ नंबर चेंज कर दो जिससे परिमाण अलग हो जाएगा। नंबर 4, x और y के मान तुलना कर लो भाई डायरेक्ट। नंबर 4 में तुलना करो। x बराबर 2, y बराबर 3। बढ़िया क्वेश्चन था। ये चैप्टर है 4 या 5 नंबर का तो है, पहले तो अलग थे, अभी नंबरिंग चेंज होगी ना, इस बार चैप्टर छोटे हो गए बड़े हो गए, तो अभी आ जाएंगे ना।
नहीं बाकी नंबरिंग भी तो फिर उसके अकॉर्डिंग शायद शिफ्टिंग हो जाए, और नहीं भी होगी तो 4-5 नंबर का चैप्टर तो है ही, बढ़िया चैप्टर आराम से। ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 3। अब ये जो चैप्टर है ना इसमें नंबर नहीं कटते हैं, नंबर कटने वाले चैप्टर जो है वो कैलकुलस में से ही बनते हैं। ये पार्ट नंबर कटने के लिए बने नहीं है, तो नंबर गेन करने के लिए है पार्ट चैप्टर, बस वही करते हैं जो नंबर करते हैं। इसलिए पहले करा दिए और फिर से वापस रिवीजन वहीं से शुरू करना है उन चैप्टर को तैयार करके। ये तो एक बार 2 बार निकालोगे ना तो ऐसे याद रहेंगे कि एग्जाम तक भी काम चल जाएगा। एक बार में एग्जाम में पढ़ के कर हो जाएंगे, ये सॉल्व नहीं करने पड़ते, पढ़ना होता है जैसे अपन पढ़ रहे हैं बस। इसमें क्या सॉल्व करें बताओ? ठीक है, बोलो भाई अगला। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है भाई? 2,1। ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया। ठीक है भाई, दोनों बिंदु आ गए। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं पहले सदिश निकालता हूँ क्योंकि सदिश चैप्टर है, तो ए बी वेक्टर बोलूंगा। तरीका क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और मैंने बोला था आपको रेफरेंस के लिए ओ लगाओगे। अब आदत डाल लेना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, बार बार याद दिला दिया। तो ओ बी माइनस ओ ए, समझ गए? अब ओ बी माइनस ओ ए मतलब बी करना वही है। अभी बताया ना, रेफरेंस के लिए ओ लगाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, मूल बिंदु, बिल्कुल जिस पॉइंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस पॉइंट से आप डायरेक्शन दे रहे हैं, उसी पॉइंट से। ठीक है, ओ मूल बिंदु है ना, कहीं ना कहीं तो है ही ना मेजरमेंट में। ये 2D में अगर शो कर रहे हैं तो मूल बिंदु यहाँ पड़ा हुआ तो है ही। रबर बना के थोड़ी दिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल मत दे जान। अब आ जा, इधर देख, x2 माइनस x1 बोल, -5 -2, -7 -1। क्यों होगा? जो 2D है तो हाँ, सुन लिया ना, देखो आ गया। करना वही है, सेकंड माइनस फर्स्ट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, पहला वाला i के साथ, दूसरा वाला j के साथ, तीसरा वाला k के साथ। अब ये तो हो गया सदिश घटक। अब अदिश घटक कैसे लिखोगे? अदिश में लिखोगे आप निर्देशांक -7,6। हाँ, तब जाके तो कॉपी पूरी भर जाती है एग्जाम में। समाकलन पहले पूरी कॉपी खा जाता है, फिर थोड़ी सी कॉपी बचती है 4-5 पेज की, उसमें ये सब समझ आते हैं। हाँ, देखो देखो, बस समझ रहे ना तुम। इनमें तो चल जाएगा, और उनमें कतई ना चलेगा, उनमें कतई नहीं चलेगा। चलो अब छठा करते चलो। तीनों का योगफल, देखो कितना टफ सवाल है, बताओ, जोड़ सिखा रहे हैं तुम्हें। नंबर 6 पढ़ लो। अब इसमें क्या बताऊं, आई वाला आई के साथ जुड़ेंगे सारे, जे वाला जे के साथ, के वाले के साथ, तो डायरेक्ट आंसर 1 -2 1 दो 0 आई कैप, -6 -2 -8 +4 तो -5 1 5 6 6 -7 -1। ये आ रहा है क्या? देखो एक बार आंसर आपके क्या आ रहा है, निकालो। तीनों को जोड़ो ना, आई वाला तीनों जोड़ो। ठीक है आकाश, अब इससे सरल सवाल कहाँ से लाएं? जोड़ना है। आई वाला आई के साथ जोड़ना है, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ। अब बस इधर देख, बस चुप रह। सदिश के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? सदिश बटा उसका परिमाण। तो बस सदिश बटा उसका परिमाण, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, सदिश आ गया i प्लस जे प्लस 2k, और परिमाण होगा इसका √1 + 1 + 4।
बस ठीक है। नहीं सर, अब सी की ली है तो 2 रूट 8 हुआ, 8 हुआ, 2 रूट 3 नहीं आएगा, रूट में ही रहेंगे दोनों। 2 रूट 3 होता है 12 का। 2 रूट 3 जब बनता है जब 12 होगा यार। यार तुम्हें तेरे सपोर्ट करता हूँ ना तुम यार। तुम बेइज्जती करा देते हो। नंबर 8, सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां PQ क्रमशः P और Q दोनों बिंदु दिए हुए हैं। तो आप PQ सदिश तैयार करोगे और फिर क्या करोगे, उसका यूनिट वेक्टर तैयार करोगे। तो पहले PQ सदिश बताओ। PQ सदिश को लिखने का तरीका रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ क्या बनेगा, PQ निकाल के देखो। x2 माइनस x1 बोलो। 4 माइनस 1 3 है क्या? 3 ही आ रहे सब में। ये बढ़िया है यार, बढ़िया ही दिया है। समझ गया? तू समझ गया क्या आकाश? अगर ये भी नहीं समझा तो फिर क्या मतलब ठीक। अब इसका क्या निकालना है, देखो लिखा हुआ है मात्रक सदिश। अनुदिश का मतलब होता है वही का वो, तो मात्रक सदिश, मात्रक सदिश मतलब एकांक सदिश, यूनिट सदिश बटा उसका परिमाण। 9 9 9 तो 27, 27 का बन जाएगा अंडर रूट 27 को 9 गुणा 3, 9 का 3 बाहर आ गया। अब 3 सारे कॉमन लेके कट जाएंगे तो I प्लस जे प्लस के। टोपी लगा दी मतलब मात्रक सदिश बन गया। टोपी लगाने का मतलब है मात्रक सदिश। तो कितनी बढ़िया प्रश्नावली के साथ शुरुआत की है सितंबर की। क्या बात है, क्या बात है। आगे 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 नवा कर अब जल्दी, तालियां नवा कर जल्दी तू। अरे मत भर मत भर, 9th कर। दिए हुए सदिशों के लिए सदिश a प्लस बी के अनुदिश, तो पहला काम क्या है, a प्लस बी को जोड़ना है और फिर मात्रक निकाल देना है। समझ गया क्या आकाश? a और b को जोड़ना है और जोड़ने के बाद उसका मात्रक सदिश निकालना है। मात्रक सदिश कैसे, सदिश बटा उसका परिमाण। कितनी अच्छी प्रश्नावली है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। देखो भाई कर लेते हैं, a प्लस बी वेक्टर बोलो भाई, जोड़ के बोलो कितना आया। आई कैप नवा, a और b को जोड़ो भाई, ये एक एक आ रहा है। अब हमें इसका वो चाहिए मात्रक सदिश, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दो है ना। ये जाएगा a प्लस बी और बटा उसका परिमाण, ऊपर आ जाएगा आई कैप प्लस के कैप बटे में अंडर रूट 2। सदिश बटा उसका परिमाण। प्रश्न नंबर 10, ये वाली गणित ऐसी है देखो। सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं सदिश के अनुदिश मतलब पहले आप इकाई सदिश तैयार करेंगे, इकाई सदिश तैयार करने के बाद 8 से गुणा कर देंगे, बस इतनी सी बात है। क्योंकि इसका परिमाण कितना होता है इकाई सदिश का, 1। इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है और इसने बोला परिमाण 8 होना चाहिए, तो आप 8, हाँ मतलब 8 से गुणा कर देंगे। तो क्या बोला गया है, सदिश अपने पास 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बटे में सदिश बटा उसका परिमाण। परिमाण कितना आएगा भाई, अंडर रूट में 25 प्लस 1 प्लस 4 30, और इसको कर देंगे। ये तो अभी हुआ है एकांक सदिश ए कैप, तो 8 ए कैप बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 30 हुआ ना। 30 का कोई बैठता है क्या?
30 का कुछ नहीं बैठता, ठीक है। 20 का बैठता है ना, क्या बैठता है? 10 बहुत बैठा गुना नहीं बैठ रहा ना। अब देखो तो क्या करोगे, 8 परिमाण बोला है तो 8 से गुणा कर दोगे इसको, तो क्या 8 से गुणा करोगे तो 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप बटे में √30 हो गया। क्या देखो क्या किया मैंने, सदिश दिया हुआ था, इकाई सदिश तैयार किया, जब भी आए और बस 8 से इंटू क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है परिमाण 8 है। हमारा परिमाण, इसका परिमाण कितना बना है अभी 1, तो 8 से गुणा कर दिया, परिमाण 8 हो गया। अगला क्वेश्चन, दर्शाइए कि संरेख है, यदि संरेख है तो कोई कांस्टेंट कॉमन लिया जा सकेगा। यदि संरेख है दो सदिश तो कोई कांस्टेंट कॉमन लिया जा सकेगा। 2 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं -2 आ रहा है देखो, तो मैं ये लिख सकता हूं बी वेक्टर मतलब बाद वाला वेक्टर बराबर -2 ए वेक्टर। देखो ना, सेकंड वेक्टर में से या पहले वाले में से 1/2 ले लो माइनस। हाँ संरेख है, संरेख में वेक्टर का तरीका ये होता है कुछ भी कॉमन आ जाएगा कांस्टेंट संख्या। देखो ना कॉमन आ रहा है यार, -2 आ रहा है, सेम बनाना है उसके जैसा, दोनों सेम हो जाएंगे कॉमन लेते ही, और कॉमन लेते ही दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब है संरेख है। तो यदि किसी भी सदिश को बी मतलब एक सदिश बी सदिश बराबर लैम्डा जो कि कांस्टेंट संख्या है ए वेक्टर में लिखा जा सके तो दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख होते हैं। यदि किसी भी सदिश दो सदिशों को इस प्रकार से लिखा जा सके और लैम्डा का मान पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू होगी -1 -2 -3 +1 +2 +3 +1/2 +2/3, ठीक है, इसलिए संरेख इस रूप में लिखा जा सके दो सदिशों को तो वो संरेख होंगे। चलो अब आ जाओ भाई 12वें पर, दिक कोसाइन ज्ञात करनी है। क्या होती थी दिक कोसाइन, अब वो पिछले वाले चैप्टर से अटैच हो गया LMN, और ये जो दिया हुआ है हमें वेक्टर ये है ABC। क्या दिया है आपको, A दिया है 1, B दिया है 2, C दिया है 3। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, मत परेशान हो, आएगा आएगा। सही है, कितना बना 9 और 4 13 1 14, हो ही गया। 1/√14 2/√14 3/√14 प्लस माइनस में लिखो, हो गया। अरे L में A आता है, M में क्या आएगा, B आएगा, B कितना है 2, नीचे तो सेम ही रहेगा ना, 2/√14 बोला ना और 3/√14 आ गया। नंबर 13, A व B को मिलाने वाली एवं A से B की तरफ दिष्ट सहित सदिश की दिक कोसाइन। अब की बार ए बी की दिक कोसाइन, तो पहले क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल ए बी तैयार कर लोगे, ए बी वेक्टर, हाँ दिक अनुपात याद कर लोगे। कैसे करोगे, x2 - x1 y2 - y1, x2 - x1 ये हो जाएगा a, y2 - y1 ये हो जाएगा b, z2 - z1 ये हो जाएगा c। अब ये देखो ये 11वें पैट के क्वेश्चन आ रहे हैं, a b c तैयार हो गया, वापस सेम टू सेम समझ गया कहानी। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 ABC आ गया, LMN निकल जाएंगे a/√, और वो सब। नंबर 14, दर्शाइए कि सदिश अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। OX, OY एवं OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। थोड़ा सा सोचिए, अगला पार्ट को काम में लीजिए, इसमें चैप्टर नंबर 11 बार बार काम आ रहा है।
तो लगाओ दिमाग। तीनों कोण समान हैं। तीनों इसने खाए हैं। वन अपॉन अंडर रूट थ्री। देखो क्योंकि बराबर आएंगे ना बेटा, इसलिए दिमाग लगाओ जल्दी से। इजी सा है। हाँ भाई, और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? नहीं अगले पार्ट में सेम क्वेश्चन आया रखा है, सेम आंसर तो बोल दिया इसने। क्या क्या आएगा आंसर? बिल्कुल, बस उसमें तरीका अलग था, इसमें तरीका अलग है। उसमें क्या था, हमने एलिमेंट को डायरेक्ट काम में लिया था। उसमें जो पिछले वाला चैप्टर था उसमें याद दिलाता हूँ, उसमें हमने काम में लिया था। पहले पिछले वाला चैप्टर का याद दिला रहा हूँ। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एलिमेंट को मैंने बोला था कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, कॉस अल्फा बराबर 1/√3 प्लस माइनस में। बिल्कुल कह रहा हूं ना, आंसर तो बोल दिया। वहां ये तरीका यूज किया था, यहां तरीका थोड़ा सा डिफरेंट यूज करेंगे। कैसे डिफरेंट यूज करेंगे? हमें बोला है एक्स अक्ष, क्या बोला है, ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुकी हुई है ना, बराबर झुकी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ए वेक्टर कितना दिया है, आई कैप दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो दिया हुआ है आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, अगर परिमाण ज्ञात किया जाए तो कितना होगा इसका? ठीक है, ए कैप सदिश बेटा उसका परिमाण, सिंपल। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। अब अगर अब ये वेक्टर बन गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया, आपको याद हो तो वेक्टर फॉर्म में क्या बोलते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं तुलना करने पर एल बराबर 1/√3, एम बराबर 1/√3 और एन बराबर 1/√3। आप बोलोगे सर ये कैसे, चेक करो। चेक करने का तरीका है, तीनों का वर्ग करके जोड़ो, एक आना चाहिए। वर्ग करो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, नीचे लसअप आया 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 1 आया। इसका मतलब फॉलो कर रहा है इसको। ठीक है, तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो एल एम एन का मान आ गया, तीनों मान कैसे आए, बराबर आए, अतः बराबर झुकी हुई है, कोण बराबर है। ठीक है, झुकी हुई का मतलब क्या है, कोण बराबर है। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। बिल्कुल, क्योंकि ये एक कॉस अल्फा का मान है, ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा, अतः बराबर झुकी हुई है। उसके बाद हाँ? नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से, और लैम्डा ऐसे, लैम्डा तो ऐसे, नहीं 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 गलत बनाया, वो मार्क्स कट जाएंगे, उनको लगेगा कि लैम्डा बनाया है या कुछ ऐसे। आर बनाते हैं ना, तो आर में तो क्या करते हैं अपन, ये थोड़ा सा ये गोला छोड़ते हैं गैप, इसमें गोला मत छोड़ो बस चिपका के। ठीक है, उसके बाद अब आप करेंगे, क्योंकि मैं बता देता हूँ 15वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। 2:1 में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। हाँ हाँ, 2 और 1, 2 वाला इधर किससे गुणा होगा, 2 वाला Q से और 1 वाला P से बटा 3, 2 + 1 3।
और बाह्य विभाजन में माइनस आ जाएगा 2। उसके बाद 16वां, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, दोनों को जोड़ के बटा 2। मध्य बिंदु होता है दोनों को जोड़ के बटा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली की समाप्ति होती है। एक दिन में 2 प्रश्नावलियां बहुत है, एक एक दिन की एक एक और बची है, खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।